नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कौन से सवाल जो पुराने वर्ष में पूछे गए थे और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी है इस बार आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। इस क्रम में 24 और 26 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और इस क्रम में हम लोग आज बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में 9th सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है। और ये पेपर आपका इसमें आपको 2 एक्ट पढ़ने होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स का जो आपका पेपर है इसमें आपको 2 एक्ट पढ़ने होते हैं। एक तो एडवोकेट एक्ट है 1961 है और दूसरा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, और एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 का भी जोड़ा हुआ है आपके सिलेबस में। और ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, आज ही ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम हुआ है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। तो जिन लोगों को आगे AIB का एग्ज़ाम वगैरह देना है उनके लिए भी सिलेबस कहें या कहें कि उनके सिलेबस में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे उसमें एक टॉपिक है एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट की। कैसे एक व्यक्ति जो है जो कानून का छात्र रहा है, कानून पढ़ा है, उसने लॉ पढ़ा है, वो कैसे एडवोकेट के रूप में एनरोल होता है, कैसे उसको उसके एनरोलमेंट की जो व्यवस्था है कैसे बार काउंसिल ने उसको निर्धारित किया है, क्या उसके पास कहें कि योग्यता होती है या क्या क्या कहें उसके पास उसकी ड्यूटीज़ क्या हो जाती हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं। एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो पहली यूनिट में जो लीगल प्रोफेशन का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ है, कैसे भारतवर्ष में कहें कि जो प्रेसिडेंसी कोर्ट थी या कहें तो जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट एक्ट रहा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलेटिंग एक्ट रहा, उसकी स्थापना को लेकर के और कैसे कैसे चीज़ों का विकास हुआ, कैसे जो लीगल प्रोफेशन बार बेंच की जो रिलेशनशिप की हम बात करते हैं कैसे वो सीन में आई, कैसे पिक्चर में आई। उसके बाद जो स्टेट बार काउंसिल है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो पावर्स हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो हम लोगों ने एडमिशन की बात करी और एनरोलमेंट की बात की एडवोकेट्स के बारे में, मैं कई बार कहता हूं कि मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में कहा है, कुछ लोगों के साथ एक समस्या ही है कि वो जैसे LLB में एडमिशन लेते ही अपने वाहनों पर या कहीं पर भी एडवोकेट लिखवा लेते हैं। स्पष्ट रूप से इसके लिए मना किया गया है और इस पर एक जो नियमावली है वो बार काउंसिल के द्वारा और स्टेट बार के द्वारा जारी भी की गई है कि किस स्थिति में किसी को एडवोकेट लिखने का अधिकार है, जब वो एडवोकेट के रूप में बार के द्वारा इनरोल्ड हो जाए, शब्द है इनरोल्ड हो जाए। दूसरी जो यूनिट है प्रोफेशनल एथिक्स की है, जिसको हिंदी में कहें वृत्तिक आचार। एक अधिवक्ता के कंडक्ट को लेकर के, एक अधिवक्ता के काम करने के तरीके को लेकर के, उसकी ड्यूटीज़ को लेकर के, जैसे एडवोकेसी को लेकर के जो वृत्तिक आचार है वो क्या है, किसी भी व्यवसाय करने में जो आपके साथ जो कहें जो आपको एक मॉरलिटी का पहलू आपके साथ होता है, उसको लेकर के चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए। कंडक्ट एटिक्वेट को लेकर के है। इंटरेस्ट एंड ड्यूटी में जो कन्फ्लिक्ट है, बहुत बार चर्चा होती है कि अधिवक्ता वो ये जानते हुए कि किसी व्यक्ति ने हत्या की है, उसने रेप किया है या उसने कोई बड़ा जघन्य अपराध किया है, उसके पक्ष में दलील देते हैं, तर्क देते हैं, तो क्या वो ठीक है या नहीं। तो उसकी इंटरेस्ट और ड्यूटी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो भी है। उसकी ड्यूटीज, यहाँ से आपके लिए सवाल बनता है, ड्यूटी टू कोर्ट, ड्यूटी टू क्लाइंट, ड्यूटी टू अपोनेंट, ड्यूटी टू कलीग्स, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड ऑब्लिगेशन टू रेंडर लीगल एड। ये सब आपके टॉपिक्स हैं। तीसरी यूनिट बड़ी यूनिट है जो बेंच बार रिलेशन की बात करती है। रेसिप्रोसिटी एज पार्टनर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वकील जो है, अधिवक्ता जो है, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोला गया है उसको, तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंतर्गत उसकी क्या भूमिका है, उसको लेकर के चीज़ें हैं। उसके बाद आगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, किस स्थिति में कहा जाएगा कि एक अधिवक्ता ने अपने जो उसका व्यवसाय है उसके दौरान कैसे उसने मिसकंडक्ट किया है, मिसकंडक्ट की परिभाषा क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट के राइट्स क्या हैं, प्रिविलेजेस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल इसके विषय में 1966 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल 1952 का जो है वो इन सब चीज़ों के लिए क्या बातें करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को लेकर के चीज़ें हैं कि इसका भी लीगल प्रोफेशन की तरह इसका भी हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की, काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट, उसकी डेफिनेशन, जजेस के द्वारा कंटेम्प्ट, मजिस्ट्रेट के द्वारा कंटेम्प्ट, लॉयर्स के द्वारा कंटेम्प्ट या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कंटेम्प्ट को लेकर के चीज़ें हैं। कंटेम्प्ट यदि हो गया उसका कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, उसके जो विचारण की प्रक्रिया है, ट्रायल का प्रोसीजर है वो क्या होगा, और जो अपीलेट प्रोविजंस रिगार्डिंग कंटेम्प्ट हैं, कंटेम्प्ट डिफेंस को लेकर के हैं, पनिशमेंट क्या मिलेगी, रेमेडीज क्या हैं और डिफेंसेस कैसे होंगे। अब हम लोग अगर सवालों की बात कर लें जो पिछली बार आए थे, कहें कि पिछले वर्ष के आधार पर जो इस वर्ष आने की जिनकी बहुत संभावना है,
तो एक सवाल आपको लीगल प्रोफेशन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को लेकर के मिलता है कि भारतवर्ष में जो विधिक व्यवसाय का जो पेशा है उसका जो ऐतिहासिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोर्ट से और हाई कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के कैसे भारतवर्ष में उसका विकास हुआ। इस प्रकार का आपको एक सवाल थे मतलब निबंधात्मक मिलने की संभावना रहती है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों को साथ में पढ़िए, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका गठन कैसे होता है, कैसे उसका चुनाव होता है, बार काउंसिल के पास पावर्स क्या क्या हैं, और वो पावर्स जो मुख्य रूप से विधिक व्यवसाय को लेकर के, विधिक शिक्षा को लेकर के और एडवोकेट के एनरोलमेंट, सस्पेंशन, एक्सपल्सन वगैरह को लेकर के, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपको स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों के पावर को, फंक्शन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कायदे से पढ़ने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक लॉन्ग आंसर की तरह पूछा गया है और दूसरा वाला किसी सवाल के साथ में जोड़ करके उसको छोटे तौर पर पूछ लिया गया है, तो उसको कायदे से वहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस समय आप ये पावर फंक्शन पढ़ रहे हैं उस समय एडवोकेट के एनरोलमेंट को लेकर के जो चीज़ें हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरे सवाल की तरफ अगर बात करें तो जो उसके एथिक्स और एडवोकेसी को लेकर के, उसमें एक सेबल लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी की उसका थ्योरी है, कह लें या कहें कि एक अधिवक्ता के पास जो 7 विशेष गुण होने चाहिए, सेबल लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी बोलते हैं, वो क्या क्या हैं। तो वहाँ पर जो एक सवाल है वो उसकी जो एडवोकेसी का, उसके प्रोफेशनल एथिक्स का जो संबंध है, कह लें उन सब चीज़ों को लेकर के है। उसके बाद एक सवाल वहाँ से और जो जरूरी बनता है उसकी ड्यूटीज़ को लेकर के, 2-2, 3-3 करके ड्यूटीज़ कई बार पूछी गई हैं कि जैसे एक बार कहें तो ड्यूटी टू कोर्ट्स पूछा गया है, ड्यूटी टू क्लाइंट पूछा गया है, ड्यूटी टू ओपोनेंट पूछा गया है, या कहें तो एक बार ड्यूटी टू सोसाइटी और ड्यूटी टू कलीग्स ऐसे करके साथ में पूछा गया है। तो जब भी आप पढ़िए तो ड्यूटीज को अलग अलग पढ़िए, क्योंकि एक से अधिक ड्यूटी जब भी पूछी गई हैं, या आप वो ऐसे ही सवाल पूछा जा सकता है कि एक अधिवक्ता की ड्यूटी क्या है, समाज के प्रति क्या है, क्लाइंट के प्रति क्या है, अपने कलीग के प्रति क्या है, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बार बेंच रिलेशनशिप, कभी कभी बार बेंच रिलेशनशिप पर एक निबंध लिखने को भी आया। जब अब चूंकि आप 9th सेमेस्टर में हैं, आप पहले सेमेस्टर में रहे होंगे, तो आप जब लीगल लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे या वो शुरुआत का जो आपका इंग्लिश विषय होता है उसमें जब आपने पढ़ा होगा तो आप इस पर एक निबंध आपने तब तैयार की होगी बार बेंच रिलेशनशिप को लेकर के। तो बार बेंच रिलेशनशिप में कहें कि बार का क्या भूमिका है, बेंच की क्या भूमिका है, उन सब चीज़ों को कायदे से पढ़ लीजिएगा। वहीं से एक सवाल निकल करके आता है कि मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है वो जब हम लोग समझ रहे हैं तो ये समझना है कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होना चाहिए। एक अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट प्रीमाइस के बाहर कहें या कहें अपने क्लाइंट के इतर किसी से कुछ ऊंची आवाज में बात करना, गलत तरीके से बात करना या कुछ गलत व्यवहार करना, क्या वो उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? क्या वो सब चीज़ें यहाँ पर उसकी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं या उसकी एडवोकेसी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उसको कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, उसको परेशान कर रही हैं? तो अगर आप उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि जो उसके ड्यूरिंग जो प्रोफेशन के ड्यू कोर्स में जो चीज़ें वो सही कंडक्ट ना करना है, केवल उतना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। राह चलते या कहीं बाहर की चीज़ों का जो कहें उसकी जो सुनवाई है, उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग है, और कोर्ट प्रीमाइस के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग है। उसके बाद आगे बढ़ें तो चौथी यूनिट से आपके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो आपको ये देखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का मतलब क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और जब आप ये चीज़ देख रहे हैं तो वहीं पर केस लॉज के माध्यम से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के सवाल है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट है, क्या वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के जो नियम हैं, संवैधानिक नियम है भारतवर्ष के, क्या जो ये अवमानना अधिनियम है, न्यायालय अवमानना अधिनियम है, क्या वो उसके किसी धारा के विरोध में है, उसके पक्ष में है, और उस पर केस लॉ जरूर पढ़िएगा। सवाल ऐसे आता है कि निर्णीत वादों के द्वारा, मतलब कि जो डिसाइडेड लीडिंग केस लॉज हैं उनके माध्यम से ये समझाइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट है या नहीं है। अगर है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। एक सवाल वो देख लीजिएगा। उसके बाद कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ट के प्रकार, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है। अच्छा, कंटेम्प्ट का मतलब और कंटेम्प्ट का जब आप प्रकार पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये भी समझिए कि कंटेम्प्ट का मतलब कंटेम्प्ट के प्रकार के साथ साथ उसके जो कॉग्निजेंस लेने की क्षमता है। सवाल ऐसे आता है कि क्या एक जज खुद के ही कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस ले सकता है?
अगर आपकी कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट कर रहा है आपके ही समक्ष, तो क्या आपके द्वारा ही उसका संज्ञान लेकर और आपके द्वारा ही उसके कंटेम्प्ट का ट्रायल किया जा सकता है, या उसकी जो अलग व्यवस्था है वो क्या है? कंटेम्प्ट का मतलब कंटेम्प्ट के प्रकार और कंटेम्प्ट की जो प्रक्रिया पूरी की पूरी है जो चलेगी, उसको लेकर के चीज़ों को आप कायदे से समझ लीजिएगा। और यहीं पर एक छोटी सी चीज़ ये है कि कंटेम्प्ट बाई जजेस, क्या जजेस के द्वारा कंटेम्प्ट हो सकता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा कंटेम्प्ट हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो इन सारी प्रक्रिया से जुड़ा नहीं हो। जैसे मान लीजिए किसी एक पत्रकार ने किसी एक निर्णय पर किसी जज के विषय में कोई अपशब्द लिख दिया, छाप दिया, या किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और किसी जज के विषय में, उसके चरित्र के विषय में कोई चुटकुला लिख करके भेजा, तो क्या ये कंटेम्प्ट है? या अगर भरी कोर्ट में कोई जज के सामने कहे कि जज साहब बेईमान हैं, घूसखोर हैं, इस प्रकार का काम कर रहा है, तो क्या वो कंटेम्प्ट है? या अगर जज साहब ने किसी के पक्ष में फैसला सुनाया है तो आप अगले दिन मीडिया में बाइट दे रहे हैं, या कोई चैनल उस पर खबर चला रहा है कि ये बायस्ड हैं, ये उन्होंने इसमें इनका हित है, इसमें इनका लाभ है, इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो जिस समय आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ रहे हो और कंटेम्प्ट के विषय में पढ़ रहे हो, उस समय प्रयास करिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ढेर सारे केस लॉज हैं। बीसी मिश्रा साहब का केस है, बहुत सारे केस हैं कुल मिलाकर, तो आप केस लॉ जरूर पढ़िए। और उसमें जो वेरियस इलस्ट्रेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्थिति दे करके, अलग अलग एक कहें तो अलग अलग भूमिका बना करके जो सवाल पूछने का एक तरीका रहा है, वो कंटेम्प्ट का रहा है कि आपको एक घटना के द्वारा आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए जज की कोर्ट में बी ने ऐसा ऐसा कहा निर्णय देने के बाद, निर्णय देने के दौरान या ट्रायल के दौरान, तो क्या उसी के द्वारा तत्काल उसका कॉग्निजेंस लेकर के, उसका संज्ञान लेकर के उस पर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं या नहीं, इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो एडवोकेट एक्ट 1961 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से मिला करके जो आपका ये प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर है, उसके जो आवश्यक सवाल हैं, मुझे लगते हैं कि इसमें से आपको ढेर सारी सहूलियत हो जाएगी और सुविधा मिल जाएगी। बस प्रयास ये करिएगा कि थोड़ा सा सेक्शन पर और थोड़ा सा केस लॉज इलस्ट्रेशन पर काम कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपसे पूछी जानी हैं कई बार वो किसी एक धारा को, खास धारा को लेकर के आपसे पूछी गई हैं। तो आप जब ऊपर का पढ़ करके जाते हैं तो अंदर की चीज़ें जब आपको सेक्शन बेस्ड पूछी जाती हैं थोड़ी समस्या होती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके 9वें सेमेस्टर के पहले पेपर के लिए। जो आपका अगला पेपर ह्यूमन राइट्स लॉ का है, उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका कोई सुझाव हो, शिकायत हो, समीक्षा हो, कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर दर्ज करिएगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके पहले पेपर के लिए। सादर प्रणाम।